देखा बादशाह। तो नेटफ्लिक्स का शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड मैंने भी देखा, लेकिन बाकी रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स की तरह मैं यहाँ ये नहीं बताने वाला कि वो मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा। मैं क्लियरली ये कहता हूँ वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं इसमें ये समझाने वाला हूँ कि वो अच्छा लगा क्यों, स्पेसिफिकली फ्रॉम स्क्रीन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप राइटर हैं, राइटिंग सीख रहे हैं, चाहे वो बुक की राइटिंग हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले की राइटिंग हो, चाहे डायलॉग राइटिंग हो, सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। तो मेरे पास 11 सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक बहुत जबरदस्त शो बनता है, और ये सारे रीजंस स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो इससे पहले मैं एक छोटी वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने 1 आउट ऑफ दोज 11 पॉइंट्स या रीजंस समझाया है, दैट इज रूल ऑफ थर्ड थॉट। बेसिकली उसमें मैंने ये कहा कि भाई फर्स्ट थॉट के ऊपर अपना कुछ भी लिखना, कुछ भी करना शुरू मत कर दो, वरना तुम्हें बहुत बार रीराइट करना पड़ेगा। तो कम से कम 2-3 बार सोचो और उसके बाद उसे लिखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड थॉट को ही लिखना है, हो सकता है आपके दिमाग में अच्छा आइडिया पहली बार में भी आ जाए, बट पॉइंट इज कि 2-3 बार उसे सोच लो। फर्स्ट थॉट से अगर आप लिखोगे तो आपका रीराइटिंग का काम बढ़ जाएगा। आपने कई बार कई राइटर्स को सुना होगा, मैंने इतने ड्राफ्ट लिखे, इतने ड्राफ्ट लिखे। उसका रीज़न यही होता है कि आप या तो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो सोचने में, या टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो रीड्राफ्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेक्स का एक सीन है जिसके अंदर आसमान और अजय तलवार के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तो देखो फर्स्ट थॉट क्या होगा कि हीरो जीतेगा, सेकंड थॉट क्या होगा कि विलन को जिता देते हैं। लेकिन हम अगर थर्ड थॉट पे पहुंचे तो हम इसके अलावा सोचने लगेंगे कि यार हीरो और विलन में से कोई नहीं जीता, या शायद दोनों जीत गए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और वही शो के अंदर होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वाइज। देखो हम कुछ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें वाइज पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए नहीं, ये मैं कोई वैसी मोटिवेशनल बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने अंदर से पूछो कि ये तुम्हें क्यों क्रिएट करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो वो कमर्शियली सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए आपके प्लॉट, आपके कैरेक्टर्स और राइटर्स तीनों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हर चीज़ के आगे पूछे कि ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी शो के अंदर जो मैनेजर का रोल प्ले कर रही है आसमान के, आप ये देखोगे शुरुआत से 3 लोग हमेशा साथ में रहते हैं, आसमान, परवेज और वो मैनेजर। ये तीनों आपको हमेशा साथ में दिखेंगे और आप थोड़ा सा सोचने लगोगे कि शायद ये परवेज के साथ एक रोमांटिक एंगल है इस मैनेजर का, या शायद आसमान के साथ होगा। तो आपको शुरुआत में ये चीज़ पता नहीं चलती, बट इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाता है कि उस मैनेजर का परवेज और आसमान दोनों के साथ कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, इवन व्हेन शी इज़ वेरी प्रिटी। और ये एस्टेब्लिश करने के लिए एक सीन दिखाया जाता है बड़ा छोटा सा, तो दैट इज एस्टेब्लिशिंग वाइज, कि कुछ भी जो हो रहा है उसका रीज़न है क्या, वो क्यों हो रहा है। तो अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखते वक्त सारे वाइज पे ध्यान दिया है तो आपकी स्क्रिप्ट फूलिश नहीं होगी। हाँ, फ्लॉलेस भी नहीं होगी, उसके अंदर कुछ और फ्लॉज हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट फूलिश नहीं होगी। हर जो चीज़ हो रही होगी, हर इवेंट किसी न किसी रीज़न से हो रहा होगा। नंबर 3 इज द परफेक्ट सॉल्टिंग। इस पर्टिकुलर जोन में जो राइटर्स हैं उनको ऑडियंस का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, और इस शो के राइटर्स ने ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। उन्हें ऑडियंस का पर्सपेक्टिव पता है, एंड दैट्स वाई हर चीज़ बिल्कुल लिमिट में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक सीन होता है जहाँ पर एक भाई की एंट्री होती है, और उस भाई की एंट्री के टाइम पर एक बंदा ज़बरदस्ती गाना गाए जा रहा होता है। आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे जहाँ लगेगा ना कि अब ये अनोइंग हो रहा है इसका गाना, वहीं पर वो गाना रुक जाएगा। रुकेगा कैसे वो मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वो स्पॉइलर हो जाएगा। बट दिस शोज कि राइटर्स को पर्सपेक्टिव पता है ऑडियंस का, एंड दैट्स समथिंग वेरी अमेजिंग, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर राइटर्स ये पर्सपेक्टिव लूज कर चुके हैं, एंड दैट्स वाई वो कुछ भी अतरंगी बना देते हैं। इसमें मैं एक और एग्जांपल दूंगा। आसमान का एक जो टिपिकल जो लाइन है फ्रॉम अ डायलॉग के, सितारे बहुत सारे हैं लेकिन आसमान सिर्फ एक, ये बहुत आइकॉनिक है और इंडस्ट्री में बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ आइकॉनिक बोला गया है। बट इसको भी बिल्कुल करेक्ट वे में जितना होना चाहिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया गया है, उसको फैलाया नहीं गया। पॉइंट नंबर 4 इज पैरेलल वॉक। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा स्क्रीन प्ले एक तरीके से पैरेलली चल रहा होता है। आसमान की जो किस्मत होती है, जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी जो किस्मत होती है, वो एक साथ अच्छी और बुरी दोनों चल रही होती है। एक तरफ उसको लगातार बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ उसके लगातार प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे होते हैं।
तो दिस मेक्स इट वेरी एंगेजिंग। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कोई दूसरी दुनिया की कहानी सोचनी पड़ेगी। ये इसी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपके और मेरे पास हो रही हैं, लेकिन इसको स्क्रीन प्ले में इस तरीके से वीव करना और पैरेलली उसको ट्रैक बना देना, दैट शोज कि यहाँ पर राइटर्स ने क्या मास्टरी की है। नंबर 5 इज आइकॉनिक स्क्रीन प्ले राइटिंग रूल, शो वर्सेस टेल। देखो, शो वर्सेस टेल आपने कई बार कई जगह पढ़ा होगा, किसी बुक में भी पढ़ा होगा और किसी बाहर के इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि सोच के देखो, अगर कोई चीज शो होती है, अगर आपने बाय चांस, एक फिल्म का एग्जांपल लेते हैं कि एक फिल्म है रिसेंटली आई, चंदू चैंपियन, कबीर खान जी की बहुत बड़ी फिल्म है वो, कार्तिक आर्यन उसके अंदर है, बट इट डिड नॉट वर्क वेल। यू नो व्हाई? उस एक सीन की वजह से, जहां पर चंदू चैंपियन का जो बचपन होता है वो एक पहलवान को देखता है और अपने मन में एक बना लेता है कि भाई मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। ये दिस इज मोर टेलिंग बट लेस शोइंग। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज इट वॉज अ वेरी फाइन फिल्म बट इट डिड नॉट वर्क। द रीजन इज कि आपने प्रोटैगनिस्ट का जो मेन सीड उसके दिमाग में है, जहां पर कनेक्ट होने वाले थे ऑडियंसेस को प्रोटैगनिस्ट से, वहां पर आपने शो नहीं किया, टेल कर दिया, जिसकी वजह से लोग कनेक्ट नहीं होते। लेकिन जब इस शो की मैं बात कर रहा हूँ, बैड्स ऑफ बॉलीवुड, फॉर एग्जाम्पल जरज सक्सेना का कैरेक्टर जब आप देखते हैं और उसको इंसल्ट होते हुए आप देखते हैं, तो वो शो के तरीके से दिखाया गया, टेल के तरीके से नहीं। जैसे कि फ्रेडी और जरज जब एकदम आमने सामने आते हैं और जरज गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है फ्रेडी के, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि एक बड़ा ही इंसल्टिंग सा सीन बनाया हुआ है कि पेपर तक गिराया जाता है और जरज से बोला जाता है कि उठा। सो दिस इज शोइंग। अगर यही आप सिर्फ टेल कर दोगे तो यहाँ पर आप उस आदमी की इंसल्ट से नहीं जुड़ पाओगे, उस आदमी के उस कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाएगा इंसान। उससे होगा क्या कि जब वो एंड में जीतेगा या हारेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम हैपेंड विद चंदू चैंपियन। नंबर 6 इज द ह्यूमर पिल। द शो इज हाई ऑन ह्यूमर। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ राघव जुयाल डिड वेरी वेल, बट ये पूरा स्क्रीन प्ले ही बहुत फनी है। जैसे अगर आपको ट्रेलर में भी याद होगा तो एक सीन आता है जिसमें पैप जो है फोटो खींच रहे हैं और दिशा पाटनी आती है वहां पे, तो वो भी अपने आप में बहुत ह्यूमरस है। और इसके अंदर एक जो कैरेक्टर बनाया गया है, दैट्स शौमिक, जो कि करिश्मा का भाई होता है, अजय तलवार का छोटा बेटा होता है। अमेजिंग हिलेरियस कैरेक्टर, और इनफैक्ट आई शुड से कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पे आता है मुझे एकदम मजा आ जाता है। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 7, दैट इज बैक वर्क ऑन कैरेक्टर्स। ये भी मैं शौमिक का एग्जाम्पल लेकर ही बोलूंगा। इट इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर और वो ऐसी ऐसी चीजें करता है जो कि देख के बिल्कुल मजा आ जाता है, और वो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है उसकी हरकतें, और यही उसको एकदम अमेजिंग कैरेक्टर बनाते हैं। और यही चीज आपको बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ देखने की मिलती है। उनके ऊपर बहुत होमवर्क किया गया है, बहुत अच्छे से सोचा गया है कि इस बंदे का ट्रेड्स क्या होंगे, इस बंदे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और इसकी साइकी क्या है। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम जनरली कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं जो बहुत ही फेक लगते हैं, बट अगर आपको एक कैरेक्टर को फेक नहीं आप चाहते कि आपका कैरेक्टर लगे, सो उसकी साइकी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एंड पीपल ऑफन डू नॉट वर्क ऑन दैट पार्ट। पॉइंट नंबर 8 इज स्टेक्स वर रियल एंड हाई। सोच के देखो, एक आम लड़का जो दिल्ली से जाता है और हीरो बन जाता है, ये कितना बड़ा स्टेक है, और इसको बचाए रखने के लिए वो क्या नहीं करेगा, ऑफ कोर्स सब कुछ करेगा। वो दूसरी तरफ अजय तलवार, जिसकी बेटी का लॉन्च होने वाला है, जो हम सबको पता है कि कितना बड़ा एक मैटर है, और अपने आप में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसके अंदर क्या कुछ नहीं कर देती है, लेकिन उसको पता चलता है कि ये एक न्यू कमर के साथ लॉन्च होने वाली है और वो उसे रोक रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा स्टेक है। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, उसका अपने आप में सिर्फ ये स्टेक नहीं है कि मेरी फिल्म रुक जाएगी, उसका पूरा बिजनेस गिर सकता है, ये स्टेक है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये सिर्फ एक एंगेजिंग शो नहीं था, ये एक बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड शो है, क्योंकि इतनी भारी स्टेक्स अगर आपने किसी कैरेक्टर की लगा दी है, तो ऑफ कोर्स उसके जो भी मोटिव्स होते हैं, उसके जो भी एक्शंस होते हैं, बहुत वैलिड हो जाते हैं, और हम भी ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली इनमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस 9th पॉइंट इज माय पर्सनल फेवरेट। इट इज कॉल्ड फोरशैडोइंग। यार, बैड्स ऑफ बॉलीवुड इज अ मास्टर क्लास ऑन दिस पॉइंट, फोरशैडोइंग।
मतलब एक आपने किताबों में पढ़ा होगा चेखोव्स गन्स, कि मतलब एक गन अगर शुरुआत के किसी सीन में है तो एंड में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी मास्टर क्लास है ये शो, ऑन अ सीरियस नोट। अगर आप देखो, मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, आसमान की एक एडवर्टीजमेंट होती है मैन स्मूथ करके, उसको 3 बार एनकैश किया है इन लोगों ने। फर्स्ट टाइम जब आसमान को पैसों की जरूरत होती है, सेकंड टाइम जब अजय तलवार उस एड को टीवी के अंदर देखता है और अज्यूम करने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है मेरी बेटी के साथ, थर्ड टाइम जब अजय तलवार चेज कर रहा होता है आसमान को, और एकदम से एक ट्रक बीच में आता है जिसका ऊपर पोस्टर होता है मैन स्मूथ का। इस दिस इज हाउ यू रियली एनकैश समथिंग जो कि आपने पहले क्रिएट किया है। इसके अलावा आसमान का एक एक्शन मूव होता है जैकेट वाला, और उसको किस तरीके से और कितनी बार एनकैश किया है इन लोगों ने, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। नंबर 10 इज असगर फरहादी एलिमेंट। असगर फरहादी एक ईरानियन डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म्स अपने आप में मास्टर क्लास है, और इनकी फिल्म के अंदर एक एलिमेंट होता है हिडन ट्रूथ का एलिमेंट, यानी कि कुछ शुरुआत में कुछ ऐसा होना जिसको बिल्कुल एंड में ही पता लगता है कि एग्जैक्टली सच क्या है, या जो हुआ था वो क्यों हुआ था और हुआ क्या था। ऐसा ही एक एलिमेंट, एक मैजिकल हिडन ट्रूथ एलिमेंट आपको बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर देखने को मिलता है, और ये बना देता है उसके क्लाइमेक्स को अमेजिंग। सो इफ यू आर ऑल्सो राइटिंग अ स्टोरी, तो कुछ ऐसा एलिमेंट उसके अंदर होगा जो बिल्कुल एंड में जाके खुलेगा, तो बिल्कुल पढ़ने वाले को या देखने वाले को मजा आ जाएगा। फाइनली पॉइंट नंबर 11, दैट इज द मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक इस फिल्म के अंदर ये है कि जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो जो हिडन ट्रूथ है, वो एक ऐसी चीज है जो कि आपने कई बार देखा है उसको फिल्मों में, और बहुत पुरानी फिल्मों में भी देखा है। वो एक ऐसी क्लीशे चीज हो सकती है कि मतलब आई स्टिल थिंक कि कैसे राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, क्रिएटर्स ने इस डिसीजन को लिया होगा, और इस डिसीजन को लेने से पहले कितना वो डर गए होंगे कि कहीं ये वो क्लीशे ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। बट उसको इतना ना अमेजिंग वे में पोर्ट्रे किया गया है कि उसके अंदर भी शो वर्सेस टेल का इस्तेमाल किया है, सो दैट वो क्लीशे ना लगे। तो जब वो फाइनल हिडन ट्रूथ का मोमेंट आता है एपिसोड 7 के अंदर, जो कि अवतार और आसमान के बीच की लड़ाई को रोक देता है वहीं पे, वो मोमेंट के टाइम पर जो इंफॉर्मेशन है वो बोली तो जाती है लेकिन आपको सुनाई नहीं देती उस कैरेक्टर के थ्रू। अब उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पैरेलली स्क्रीन प्ले में हो रहा होता है कि जरज सक्सेना और फ्रेडी फिल्म देख रहे होते हैं, गाना देख रहे होते हैं, उसके अंदर से वो डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, और उसके थ्रू ऑडियंसेस को वो क्लैरिटी मिलती है कि ये क्या हुआ था। दैट माय फ्रेंड इज द मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि ये ऐसी चीज हो सकती थी जो पूरी इतने अच्छे बिल्डअप को, इतने जबरदस्त टाइटली रिटन शो को बर्बाद भी कर सकती थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स, टू द राइटर्स, टू द डायरेक्टर्स स्पेसिफिकली, आर्यन खान हैज रियली डिलीवर्ड समथिंग अमेजिंग। मुझे कई बार ये थॉट्स भी आए कि अगर बॉलीवुड के जो नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स हैं, या फिर बॉलीवुड के एक्टर्स के इतने जो केमियोज हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद ये शो उतना अमेजिंग नहीं होता, बट वो अमेजिंग होता। द राइटर्स नॉट जस्ट गेव अस अ फैंटास्टिक शो टू वॉच, दे गेव अस अ मास्टर क्लास ऑन स्क्रीन राइटिंग, डायलॉग राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। And at last, I would say that just like his father, Aryan Khan has decoded the Bollywood code of Vidism.